सो फाइनली वी आर बैक और साथ में डीमन स्लेयर का एपिसोड 8 भी रिलीज हो चुका है और वापसी करने के लिए डीमन स्लेयर से अच्छा एनिमे और क्या ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों को डीमन स्लेयर की एनिमेशन देखने के बाद थोड़ा सा ऑर्गेज़म आ जाता है। आरजे यू आर फैमिली फ्रेंडली क्रिएटर, फैमिली फ्रेंडली। तो हम लोग एपिसोड 8 पे थे ना। अरे यार ये लोग मिसूरी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं। एपिसोड 8 के रिलीज होने के बाद काफी ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। ओनली मिसूरी कैन फिक्स मी। अब इस डिप्रेशन का रीजन क्या है? इस डिप्रेशन का रीजन है कि इस एपिसोड पे हम लोग को म्यूचिरो यानी कि हमारे मिस्ट हासिरा की बैक स्टोरी दिखाई गई है, जो कि बहुत ज्यादा सैड है। सैड स्टोरी के मामले में मैं साइज से म्यूचिरो को तांजीरो से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, क्योंकि यार म्यूचिरो भी अपना सब कुछ खो देता है, तांजीरो भी अपना सब कुछ खो देता है, पर तांजीरो के पास स्टिल उसकी बहन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को म्यूचिरो दिखाया जाता है कि वो अपने भाई को भी खो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी जो एपिसोड की स्टोरी है उसे बिल्कुल शॉर्ट में कवर करेंगे, जिससे आपका जो एपिसोड देखने का मजा है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। और उसके बाद हम कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो एपिसोड में दिखाई तो गई, लेकिन काफी व्यूअर्स उन्होंने मिस कर दिया या फिर जिन्होंने देखा उन्हें इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट थी। एट लास्ट हम लोग इस पूरे एपिसोड को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे एपिसोड एक्चुअल में कैसा था, कैसा इसने इम्पैक्ट डाला है और मेरे व्यूज क्या हैं इस एपिसोड को लेकर। पूरे एपिसोड की स्टोरी की बात किया तो जहाँ पे म्यूचिरो बाहर आ चुका है उस वाटर बबल से, लेकिन अभी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके अंदर अभी भी पॉइजन है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन उसको अपनी कुछ पुरानी यादें याद आती हैं उसके फादर को लेकर और उसके मदर को लेकर, जहाँ पे उसके मदर फादर दोनों खत्म हो गए थे और वो और उसका भाई अकेला रह गया था। हमको इस एपिसोड से पहले भी म्यूचिरो काफी खोया दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए एक चीज के ऊपर और काफी सारी यादें उसके मन में चलती रहती हैं, जो उसकी जो प्योर एबिलिटी है ना जो फाइटिंग की, उसे भी इम्पैक्ट करती है। लेकिन अब जब उसे पुरानी यादें याद आ रही हैं तो मेरे ख्याल से अब म्यूचिरो एक फाइट पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और बहुत ही कमाल की स्वॉर्डमैनशिप हम लोग को देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद हमें उसके भाई का हल्का सा नेचर दिखाया जाता है जो बहुत ही हार्श है और बिल्कुल भी काइंडनेस पर वो बिलीव नहीं करता, यानी कि उसके हिसाब से हमें सेल्फिश होना चाहिए, हमें अपने लिए सोचना चाहिए, ना कि हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और वो ओवर ऑप्टिमिज्म को ही बोलता है कि उसी की वजह से उसके माँ और पापा मरे हैं और वो इसी की वजह से अपने भाई को नहीं खोना चाहता। उसके हिसाब से एक ह्यूमन को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए और उसे सोच के चलना चाहिए कि क्या वो चीज़ वो कर सकता है और क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है, और जो चीज़ वो नहीं कर सकता है उसे वो चीज़ ट्राई भी नहीं करनी चाहिए, जिससे वो सेफ रहे और वो अपने बारे में सोच सके। ऑन द अदर हैंड म्यूचिरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचिरो के हिसाब से हमें और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग और लोगों की हेल्प करेंगे तो वो काइंडनेस हमें रिटर्न में ज़रूर आएगी, उसकी ऐसी थिंकिंग है। और हमें अपना पूरा 100% देना चाहिए, चाहे वो काम हम कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते हो, हम अपना 100% देंगे उस काम को करने में। ऐसा म्यूचिरो की थिंकिंग रहती है, हम लोग को पास्ट में दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन स्लेयर कॉर्प के जो हेड हैं उनकी वाइफ आती है और इन लोगों को ये बताती है कि आप फर्स्ट जो पहले डीमन स्लेयर थे जिन्होंने फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल ढूंढी थी, आप उनके डिसेंडेंट हो, तो क्या आप स्वॉर्डमैनशिप सीख कर आप एक डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करना चाहोगे और लोगों की हेल्प करना चाहोगे डीमंस को मारने में। ये चीज़ बिल्कुल भी उसके भाई को पसंद नहीं आती है और वो उसे किसी न किसी तरह भगा देता है। और म्यूचिरो जो हमारा होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो हेल्प करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को उसका भाई दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है इस चीज़ से, और हम लोग को ये भी बताया जाता है कि वो अपने भाई को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो उसे मना करता है कि वो ये सब काम नहीं करेगा। उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये बात प्रेडिक्ट कर ली थी, उन दोनों के ऊपर एक डीमन का अटैक होता है और म्यूचिरो को बचाने के चक्कर में उसका भाई अपना पहले हाथ खो देता है और उसके बाद लगभग अपनी पूरी जान भी गंवा देता है। म्यूचिरो को अचानक से एक पावर हाइप मिलता है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा पावर अपने अंदर महसूस करता है और पूरे डीमन को अकेले ही मार देता है और उस सूरज की वजह से उस डीमन की मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है कि वो अपने घर तक भी रेंगते जाता है और वहाँ जाके देखता है कि उसका भाई उसके लिए उसकी लाइफ की भीख मांग रहा है और वो भीख मांगते मांगते मर जाता है। जिसे देख के उसे ये बात पता चल जाती है कि उसका भाई उसके लिए कितना केयर करता है और वो बस इसलिए इतना हार्श बनता था कि वो उसकी लाइफ को सेव कर सके और वो उसे बहुत ज़्यादा डेंजर में ना भेजे। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फाइटिंग्स दिखाई जाती हैं, स्पीड, जहाँ पर हम लोग को पता है कि म्यूचिरो का डीमन मार्क एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई है और अब उसे अपनी नई स्वॉर्ड में मिल गई है। तो अब बिल्कुल फाइट में मज़ा आने वाला है। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, उसे अपनी नई स्वॉर्ड मिल चुकी है और अब उसका डीमन मार्क जो अवेकन हो गया उसकी वजह से उसकी स्पीड और एजिलिटी यानी कि पूरी ओवरऑल पावर्स बढ़ चुकी हैं। तो अब फाइट में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब थोड़ी सी हिडन डिटेल्स की बात की जाए, एज सच इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा
हिडन डिटेल्स नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल्स थी जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। पहली डिटेल जो नोटिस करने वाली ये थी कि मिचिरो यानी कि जो हम लोग को पहले सारे एपिसोड में दिखाया गया है 1 से लेके 7 तक, वो बहुत खोया खोया रहता है। उसे अपने पास्ट के बारे में नहीं मालूम है, जिसकी वजह से वो जो अपने अटैक्स है उसे फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाता था और काफ़ी अलग अलग चीज़ें सोचता रहता था। लेकिन अभी अभी जब उसको अपनी पूरी वापस पास्ट की यादें आ चुकी हैं तो कितना कॉन्सेंट्रेट होकर वो एक फाइट में लड़ पा रहा है, कितना कॉन्फिडेंस उसका हाई हो चुका है। ये चीज़ दिखाती है कि हाँ यार, अब जो मिचिरो है वो हमको फुल पोटेंशियल पे फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है। सेकेंडली हमको ये दिखाया जाता है कि जब डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट होता है मिचिरो का, तब हम लोग का अपर मून 5 डीमन कितना ज़्यादा चौंक जाता है। उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि डीमन स्लेयर मार्क करता क्या है और कैसे ये पावर इंक्रीज करता है। इससे बस इतना ही पता है कि तांजीरो के पास भी सेम मार्क था, यानी कि इतना बड़ा डीमन अपर मून 5 को भी डीमन स्लेयर मार्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बात हमें दिखाती है कि ये मार्क कितना रेयर है और कितने कम लोगों के पास है, और शायद इस जनरेशन को इस मार्क के बारे में बहुत कुछ मालूम भी नहीं है। अब इस डीमन स्लेयर मार्क को देखकर हम लोग को एक और चीज याद आती है कि जब उसके भाई पर और उस पर एक डीमन ने अटैक किया था, उसके पास कोई भी ब्रीथिंग स्टाइल नहीं थी, उसके पास कोई भी लड़ने का तरीका नहीं था, कोई भी स्वॉर्डमैनशिप उसने नहीं सीखी थी। तो आखिर उसने उस डीमन को कैसे हराया था? मेरे ख्याल से क्योंकि वो यूरुची यानी कि जो हमारा का फर्स्ट डीमन स्लेयर है जिसने सबसे पहली ब्रीथिंग बनाई थी, उनके डिसेंडेंट हैं, तो उनके पास ऑलरेडी उनकी ब्लड में एक पावर थी जो उस टाइम पे उन्होंने उसके डीमन मार्क को एक्टिवेट किया होगा, और उस डीमन मार्क की पावर की वजह से वो बिना किसी ब्रीथिंग के उस डीमन को हरा पाया होगा। क्योंकि वो डीमन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन यूरुची क्योंकि एक बहुत ही अच्छे स्वॉर्डमैन का एक डिसेंडेंट था, तो उसकी वजह से उसके पास इतनी पावर आ पाई उस टाइम पे। यही एक रीजन है जो उस चीज को एक्सप्लेन करता है मेरे ख्याल से, और कोई रीजन है ही नहीं। और इसी की वजह से जब डीमन स्लेयर मार्क आपको पता है जब डीएक्टिवेट होता है तो थोड़ी देर के लिए बॉडी पैरालाइज हो जाती है, थोड़ी टाइम के लिए बॉडी मूव नहीं कर पाती है। और वही सेम चीज यूरुची की यानी कि मिचिरो के साथ हुई थी। जब वो डीमन स्लेयर मार्क चला गया तो उसके बाद वो नहीं चल पा रहा था और वो रेंगते हुए अपने घर पे गया था अपने भाई को देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी एक हिडन डिटेल में थी कि वो मार्क ही था जिसकी वजह से उस टाइम पर वो उस डीमन को हरा पाया था। के बाद जब अपर मून 5 डीमन उस सेट को पूरी तरीके से तोड़ देता है तो हम लोग को एक छोटा सा लुक देखने के लिए मिलता है तांजीरो की नई स्वॉर्ड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है यार। और सो नाउ हम लोग को दिखाया जा रहा है कि फाइट अभी भी चल रही है, और अपर मून 5 डीमन के जो वास था ना, वो एक वास से दूसरे वास पे कूदता रहता था। उसके बावजूद भी मिचिरो उस पर कट मार दे रहा है, लेकिन अभी भी गर्दन उसकी नहीं उड़ा पा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से अब उड़ा ही देगा क्योंकि इतनी ज़्यादा एबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है उसकी। और अब तो फाइट देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, और मेरे ख्याल से अब अपर मून 5 की चटनी बन चुकी है भाई, अब वो ख़त्म हो चुका है। सो आई थिंक इतनी ही डिटेल्स थी इस एपिसोड में। उसके अलावा भी मेरी नज़रें किसी डिटेल को मिस करती हूँ, लेकिन आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी और हिडन डिटेल्स हैं जो इस एपिसोड में दिखाई गई थी और आपने उनको इग्नोर नहीं किया, आपने उन्हें पकड़ लिया। अब इस एपिसोड के फाइनल वर्डिक्ट से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। वीडियो यहाँ तक देखा है, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बड़ा थैंक यू, पर छोटा सपोर्ट आपसे और चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम ऐसे ही कमाल के कंटेंट आपके लाते रहेंगे, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो और हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और कमाल के वीडियो बनाने के लिए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू। बाकी आगे बढ़ते हैं। सो ऑन द फाइनल कंक्लूजन, मेरे हिसाब से ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था डीमन स्लेयर का इमोशन वाइज। अगर आप फाइटिंग देखना अच्छा लगता है, आपको डीमन स्लेयर की फाइटिंग सीन्स अच्छे लगते हैं, तो ये एपिसोड आपको थोड़ा सा बोर कर सकता है। लेकिन अगर आपको इमोशनल टच बहुत अच्छे लगते हैं तो ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट लगेगा। आपको कहीं भी बुरा नहीं लगेगा, पूरा एपिसोड भर के आपको इमोशनल कर देगा। साथ में आपको पता है एक एनिमे के क्या की पॉइंट होते हैं जो उसे कार्टून से अलग करते हैं। वो होते हैं कि एनिमे अपने जो कैरेक्टर होते हैं उसे अच्छे से डेवलप करता है, और जो ऑडियंस होती है उसके साथ अटैच करता है उस कैरेक्टर को। ये दोनों ही चीज़ हमें इस एपिसोड में देखने के लिए मिली, जहाँ पे मिचिरो के बैक स्टोरी को दिखा के हम ऑडियंस के दिल से मिचिरो के दिल को कनेक्ट किया गया, और वो इमोशनल साइड दिखा के हमें ये भी दिखाया गया कि मिचिरो की डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट किस हिसाब से चल रही है और कितना ये कैरेक्टर डेवलप हो चुका है। इन दोनों की वजह से हम ऑडियंस अब मिचिरो के दिल से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं, और अब जितना भी दर्द मिचिरो सहेगा वो हम ऑडियंस भी सहेंगे। तो इसकी वजह से आपको पता है कि एनिमे कितना अच्छा एक वर्ल्ड बना पाता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और इसलिए ये एपिसोड भी बहुत इंपॉर्टेंट था ऑडियंस को मिचिरो की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया एपिसोड था,
फाइटिंग थोड़ी कम थी वो तो बात है, पर ये जो अलग एंगल दिखाया गया है वो भी बहुत फैंटास्टिक था। बाकी आगे कितनी फाइटिंग आने वाली है ये आपको मालूम भी नहीं है, बहुत कमाल कमाल के फाइटिंग सीन्स आने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा सह लो, अभी थोड़ा इमोशनल टच ले लो। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आपके क्या व्यूज़ हैं इस एपिसोड को लेकर, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी, हमारे वीडियो के बारे में क्या अच्छा बुरा लगा, सब कुछ कमेंट में डाल दीजिए, हम एक एक कमेंट पढ़ने वाले हैं। बाकी यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, और आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक तक के लिए अलविदा।